हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद रोचक और चर्चित टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या है 9वीं अनुसूची का जादू, है ना। आखिर 9वीं अनुसूची को लेकर करके चर्चा का बाजार गर्म क्यों है, और साथ ही यहाँ पर 9वीं अनुसूची को जादू के तौर पर मैंने क्यों मेंशन किया है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ठीक है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची के तौर पर इंगित की गई है, और इस कंटेक्स्ट में यह चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर इस अनुसूची को लेकर करके अक्सर वाद और विवाद की स्थिति क्यों पनपती है। तो आइए आज हम इसके बहाने हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अनुसूची से संदर्भित जो इतिहास रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में, वह क्या कुछ कहता है, और इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो यह विषय है, यह विषय क्यों चर्चा में आ गया है ना। और इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे, है ना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि आखिर ये टॉपिक अभी महत्वपूर्ण क्यों हो गया है समझना। यह जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर झारखंड के जो विधानसभा में जो सदस्य हैं, यहाँ पर आप झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की तस्वीर भी सबसे बीच में आप देख रहे होंगे। इन तस्वीरों से कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्या निकलकर सामने आती है, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा आरक्षण पर एक विधेयक पारित किया गया है, ठीक है ना। और यह विधेयक आरक्षण के साथ साथ एक और दूसरे कंटेक्स्ट में भी पारित किया गया है। वह विधेयक है भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा कानून, है ना। तो दो स्तरों पर विधेयक पारित किया गया है। एक जो विषय है, वह विषय जुड़ा हुआ है भूमि रिकॉर्ड से, झारखंड में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ विषय है, और उसके आधार पर झारखंड में किस व्यक्ति को डोमिसाइल स्टेटस मिलना चाहिए, इससे संदर्भित यह कानून पास किया गया है। और दूसरा जो कानून है, वह आरक्षण की प्रतिशतता को बढ़ाने वाला कानून है ना। लेकिन हमारी चर्चा का जो आधार रहेगा, वह इस दूसरे वाले कानून से जुड़ा हुआ रहेगा। आरक्षण की प्रतिशतता में बढ़ोतरी के कंटेक्स्ट में जो कानून पास किया गया है, इससे यह जुड़ा हुआ रहेगा। क्यों जुड़ा हुआ रहेगा, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर भूमि रिकॉर्ड से जो जुड़ा हुआ कानून पास किया गया है, इसमें क्या बातें कही गई। देखिए, 11 नवंबर को, है ना, बीते 11 नवंबर को इससे संबंधित कानून पास किया गया। 11 नवंबर 2022, है ना। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस कानून में, इस भूमि रिकॉर्ड से जुड़े हुए कानून में यह बताया गया है कि 1932, ध्यान से समझिएगा, 1932 का जो वर्ष है, इसे कट ऑफ डेट माना जाएगा। कट ऑफ ईयर इनफैक्ट माना जाएगा, डेट नहीं बल्कि ईयर माना जाएगा। किस चीज के लिए? कि झारखंड में जो भी निवासी निवास कर रहे हैं, उन्हें डोमिसाइल स्टेटस किस इस आधार पर दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, इसी के बेस पर, इसी कट ऑफ के बेस पर, और ये इससे संदर्भित जो भी भूमि रिकॉर्ड रहेगा, उसी के आधार पर झारखंड में किसी निवासी को डोमिसाइल स्टेटस दिया जा सकता है, और उसके आधार पर ही सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो लागू होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर 11 नवंबर को यह जो कानून है इसलिए पास किया गया कि 11 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908 को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट पास किया गया था, अधिनियम पास किया गया था, उस समय जबकि ब्रिटिश शासन भारत में राज कर रही थी, और इसे कहा गया था छोटा नागपुर एक्ट, है ना, छोटा नागपुर अधिनियम। ठीक है, तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो 11 नवंबर का जो दिन है, यह दिन इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया, और इसी दिन
यह जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, पहली बात तो आपको मैंने बता दी कि भाई भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ ये कानून है और इसमें ये बातें कही गई। अब जो मेन बिंदु है हमारी चर्चा का, वह जुड़ा हुआ है आरक्षण की प्रतिशतता में बढ़ोतरी से। देखिए हुआ है क्या कि झारखंड सरकार के द्वारा पहले से ही 60% आरक्षण की सुविधा वहां के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहे जाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कहे जाते हैं, उनको आरक्षण दिया जाता रहा है। 60% का आरक्षण दिया जाता रहा है। लेकिन इस समय में वर्तमान में जो नया एक विधेयक पास किया गया है, इस विषय को लेकर करके, आरक्षण को लेकर करके इस प्रतिशतता को अब बढ़ाकर 77% किया गया है। 77% बढ़ा करके किया गया है ना। और इसको इस आकार में बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? तो जो एससी हैं उनको 12%, जो ओबीसी हैं, है ना, ओबीसी हैं उनको 27%, जो एसटी हैं उनको 28% और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको 10% का आरक्षण देने की बात की गई है। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 7, 2, 9, 8, 17, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, है ना, 77% ये आंकड़ा आ रहा है। क्लियर? और इस कंटेक्स्ट में यह जो विषय है, यह विषय यहाँ पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है ना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज ध्यान दिला दूं अभी ही कि वर्ष 1992 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1992 में एक मामला आया था। उस मामले का नाम था, उस केस का नाम था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। और उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई जो मैक्सिमम सीमा होगी, जो मैक्सिमम कैप रहेगा आरक्षण का, वह 50% रहेगा। इससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। क्लियर? लेकिन वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं कि एक तो पहले से ही यहाँ पर 60% की सुविधा झारखंड सरकार के द्वारा दी गई थी आरक्षण के स्तर पर, वहीं अब इसको बढ़ा करके 77%, 77% किया गया है। और दूसरी बात यह भी है यहाँ पर कि झारखंड सरकार ने कहा है, यह अपेक्षा की है कि आरक्षण से जुड़े हुए इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यहां पर बात आ जाती है 9वीं अनुसूची। ठीक है, झारखंड सरकार ने यह डिमांड की है कि भाई केंद्र सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि वह इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। अब देखिए यहीं पर से 9वीं अनुसूची का खेल शुरू होता है। आखिर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात क्यों की जा रही है और केंद्र सरकार से क्यों अपेक्षा की जा रही है? तो यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार से अपेक्षा इसलिए की जा रही है कि केंद्र सरकार चाहेगी तो फिर इसमें संविधान संशोधन कर करके इस विषय को 9वीं अनुसूची में रख सकती है, डाल सकती है ना। और जब यह इस अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो फिर इसे एक संरक्षण मिल जा सकता है। किसके विरुद्ध में? तो न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध में, है ना, जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध में। वो सारी कहानी अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो डिमांड है, वो डिमांड आप समझिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। क्लियर? अब देखो आगे हम लोग विस्तार से इस पूरे मामले को समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि भाई फंडामेंटल राइट या फिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनका मकसद क्या है और न्यायालय में इनका जो आधार है, इनका जो महत्व है, वह किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तभी आप आगे जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको आप समझ सकते हैं। देखिए जो फंडामेंटल राइट है या जो मौलिक अधिकार है दोस्तों,
आपने पढ़ा होगा कि कक्षा छठे सातवें में भी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना होता है, तो आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध दिया जाता है, ठीक है ना? व्यक्ति को मतलब जो भारत का नागरिक है ना? भारत के नागरिक को यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध मिलता है। इसमें से कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं और कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है ना? यहाँ पर दो अर्थों में डिवीजन किया गया है कि एक तो जैसे कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो है वह किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है ना? लेकिन आर्टिकल 15 जो है वह भारत के नागरिक को अधिकार के तौर पर मिलता है, मौलिक अधिकार के तौर पर मिलता है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार के कंटेक्स्ट में यह बात कही गई है कि भाई राज्य के विरुद्ध यह अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो मौलिक अधिकार है ना, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है ना, प्रवर्तनीय है। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन यदि होता है तो फिर वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर करके दरवाजा खटखटा सकता है कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसकी रक्षा कीजिए। क्लियर? तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझ लेनी है क्योंकि यह एक आधार बनेगा आगे की चीजों को समझने के लिए। क्लियर? दूसरी बात, जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक जो बात है वह यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह इन प्रावधानों को लागू करे, है ना, ताकि सामाजिक और आर्थिक तौर पर समरसता और समानता की गुंजाइश देखी जा सके, इसको इस तरीके से लागू किया जाए, है ना। तो पहली बात तो यही है कि भाई राज्य से अपेक्षा की गई है कि इन प्रावधानों को लागू किया जाए। दूसरी बात यह है कि यह जो डीपीएसपी है इसमें कहा गया है कि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ना, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ना। यह कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि इसमें शामिल किसी भी प्रावधान का यदि उल्लंघन होता है या फिर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है, तो फिर कोई व्यक्ति इस कंटेक्स्ट में न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है कि भाई इस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है और इसकी रक्षा कीजिए, है ना, ऐसा वह नहीं कर सकता है। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये चीजें यह निकलकर सामने आता है ना, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के संदर्भ में, है ना। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे इसी आधार को समझते हुए इसी आधार पर एक एक करके चीजों को टटोलेंगे। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या चीजें कही गई हैं। अब देखो 9वीं अनुसूची के इतिहास पर अब हम आ जाते हैं और इसके महत्व को भी हम एक एक करके समझेंगे। अभी तक का जो पिक्चर है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्यों यह विषय पिक किया गया है, यह विषय चर्चा में क्यों आया है, ये हमने देख लिया। और देन फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि 9वीं अनुसूची के बारे में ये कहा जा रहा है कि यदि इस अनुसूची में इस विधेयक को, आरक्षण से संबंधित विधेयक को यदि रख दिया जाता है, कानून को रख दिया जाता है, तब फिर इसे इम्प्लीमेंट में लाया जा सकता है और इसके जो है एक तरीके से न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध संरक्षण मिल सकता है ना। और इसी के लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है। वहीं हम आगे ये भी डिस्कस कर चुके हैं अब कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो एक बेसिक सा अंतर है वह क्या कुछ कहता है।
ओके, चलिए अब आगे समझिए। देखो होता है क्या दोस्तों कि 9वीं अनुसूची जो है वह क्यों बहुत विशिष्ट हो जाता है। तो पहले तो यह समझना है कि भाई यह जो अनुसूची है यह किस वर्ष और क्यों भारतीय संविधान में शामिल किया गया, है ना। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए, है ना, वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। CAA का मतलब यहां पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, बल्कि यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 1951 में शामिल किया गया था। किसको? तो 9th अनुसूची। क्लियर? क्यों शामिल किया गया था? इसके पीछे की एक जो वजह है उसमें मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि भाई हुआ ये कि उस समय लैंड रिफॉर्म या फिर कहें कि भूमि सुधार को लेकर करके कवायद की जा रही थी भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार यह चाह रही थी कि भाई जो एक असमानता है, आर्थिक असमानता है, उसको हम कैसे भी कर करके पाटने की कोशिश करें। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कुछ प्रावधान हैं उसमें अनुच्छेद 39B और 39C को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्थिक समानता को लाने की बात की जाती है और उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार ऐसा प्रयास करेगा ताकि जो धन है उसका एक व्यक्ति के पास में संकेंद्रण न हो और जो सार्वजनिक संसाधन है उसका जो है इस तरीके से वितरण हो ताकि सभी लोगों का हित हो सके, है ना। ये बातें अनुच्छेद 39 के अंतर्गत खंड बी और खंड सी में कही गई। ठीक है, तो हुआ ये कि उस समय जब भूमि सुधार को लेकर करके सरकार के द्वारा प्रयास करने की कोशिश की गई तो फिर कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई और कहा कि भाई इससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों हनन हो रहा है? क्योंकि आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया गया है ना। हम बात कर रहे हैं कब की? 1951 की। और 1951 के समय में, है ना, अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का एक मौलिक अधिकार के तौर पर माना जाता था। संपत्ति का मौलिक अधिकार था ये, है ना, अनुच्छेद 31। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यदि भूमि सुधार के माध्यम से किसी की जमीन यदि छीनने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा और उसके अगेंस्ट में उसको कंपनसेशन की बात की देने की बात की जा रही, तो फिर जिसके पास में संपत्ति है वो तो कहेगा ही कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो ये बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही थी। ठीक है, तो अब दो चीजें हैं, फिर वही बात कि एक तरफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ राज्य के निर्देशक तत्व के माध्यम से आर्थिक समानता लाने की कोशिश करना। तो इसमें किसको तवज्जो दिया जाए? भारत सरकार यह चाह रही थी, उस समय जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। और इस टॉपिक पर एक बार प्री एग्जामिनेशन में सवाल भी पूछा गया था कि जब 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ईयर के हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वह खुद समाजवाद के समर्थक थे और वो चाहते थे कि भाई आर्थिक समानता की ओर कदम बढ़ाया जाए, है ना। एनीवे, यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि यह एक्ट लाया गया और इसके माध्यम से 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची इसमें लाई गई और साथ ही अनुच्छेद 31 में 31A और 31B यहाँ पर शामिल किया गया, है ना। 31B के माध्यम से ही यह शेड्यूल लाया गया था। जो 9वीं अनुसूची है 31B के माध्यम से ही लाया गया था। इससे पहले केवल 8 अनुसूचियां ही थी, अब तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, है ना। लेकिन इसी संशोधन के माध्यम से, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यह अनुच्छेद लाया गया और इसमें यह अनुसूची शामिल की गई। क्लियर? तो यहां पर जो 9वीं अनुसूची का महत्व है वह उभर कर सामने आ जाता है।
और 9वीं अनुसूची में यह कहा गया कि इसमें कोई भी यदि कानून, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे वह संघ सरकार के द्वारा पारित किया गया हो, कोई भी कानून यदि इस अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जो 31A है, 31A में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये तो प्रावधान कर दिया गया कि भाई इस अनुसूची के माध्यम से जो भी एक विषय है कि भाई इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का एक वाद आता है। यह भी उसी साल आ जाता है, 1951 में ही आ जाता है। ठीक है ना। उसमें यह कहा गया कि यह जो संशोधन किया गया है, यह संशोधन अवैध है, इनवैलिड है ना। क्यों इनवैलिड है? इसमें यह कहा गया कि यदि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 है ना, इनके आधार पर इंटरप्रिटेशन किया जाए, देखा जाए, तो फिर यह जो संशोधन किया गया है, यह संशोधन अवैध है ना। तो यहाँ पर दरअसल मामला यह था दोस्तों, इसका जो अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्टिव था इस कंटेक्स्ट में, इस वाद के कंटेक्स्ट में यह ऑब्जेक्टिव था, यह उद्देश्य था कि यदि इस संशोधन अधिनियम को ही अवैध करार दिया जाए तो फिर यह जो अनुसूची शामिल की गई है, यह अनुसूची भी समाप्त हो जाएगी। और इसी अनुसूची में कहा जा रहा है कि भाई कुछ भी अब इसके अगेंस्ट में किया ही नहीं जा सकता, यदि कोई कानून इसमें शामिल कर दिया गया तो ये यदि इनवैलिड हो गया तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर यह समझना है कि भाई इस वाद में, इस केस में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 को लेकर करके क्या तर्क दिया गया और भारत सरकार ने क्या तर्क दिया। ठीक है, देखो जो इस मामले में एक जो विषय था वो ये था कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में शंकरी प्रसाद के जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 368 भी शामिल है ना। और इस लिहाज से यह जो अमेंडमेंट है, यह अमेंडमेंट अवैध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में ये भी बता दूं कि अनुच्छेद 13 में क्या चर्चा की गई है और अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है। देखो अनुच्छेद 368 में भाग 20 में यह कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास में है, तो संसद के पास में है। और साथ ही संशोधन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का जिक्र इसमें किया गया है, ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। ठीक है ना, एक में संसद को इसकी शक्ति दी गई है, संशोधन करने की शक्ति दी गई है, किसमें, संविधान में। और दूसरे में यह कहा गया है कि इससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसका वर्णन यहां पर कर दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 बहुत ही कमाल का है। क्यों कमाल का है, तो यहां ध्यान रखना कि अनुच्छेद 13 किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है, मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और जो अनुच्छेद 13 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें विधि को बताया गया है, विधि को डिफाइन किया गया है। लॉ का मतलब क्या होगा, है ना। और इसी में 13, 1, 2 और 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। जो 13(1) है वो भारतीय स्वतंत्रता के पहले के जो कानून थे उसके बारे में वर्णन किया गया है, जबकि 13(2) में यह कहा गया है कि भाई
यदि कोई ऐसा कानून बनता है जो कि मौलिक अधिकार का हनन करता है तो फिर वह कानून अवैध होगा। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है भारतीय संसद के द्वारा तो फिर यदि वह कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो फिर वह अवैध होगा। या फिर दूसरी बात यह कि जिस सीमा तक वह कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है उस सीमा तक उसे हम अवैध मानेंगे। ये बात कही गई अनुच्छेद 13(2) में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 13(3) में यह कहा गया कि भाई लॉ के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसमें अधिनियम को शामिल किया गया, इसमें नियम को शामिल किया गया कि जो भी नियम हैं, जो भी अध्यादेश हैं, जो भी उपनियम हैं, जो भी आदेश हैं, वो सभी इसमें माने जाएंगे। वो सभी क्या कहलाएंगे? तो विधि के तौर पर वो ट्रीट किए जाएंगे, है ना। और चूंकि यहाँ पर अधिनियम की चर्चा की गई है अनुच्छेद 13(3) में, और 368 में जो ये एक्ट है यह भी अधिनियम ही तो है, तो इसीलिए कहा गया कि भाई यह जो है अनुच्छेद 13 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 368 है ना। इस तर्क को यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में वकील साहब ने शंकरी प्रसाद के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या तर्क दिया और फिर भारत सरकार ने क्या तर्क दिया। तो जो पहला तर्क है इसको तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसी के आधार पर यह जो है कहा गया, है ना। लेकिन भारत सरकार ने यह कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 13 अलग है और अनुच्छेद 368 अलग है ना। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारत सरकार के पक्ष को, भारत सरकार के ही तर्क को सही मान लिया और फिर यह केस समाप्त हो गया। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो, है ना। अब हम आगे बात करते हैं। एक और वाद आया वर्ष 1965 में, सज्जन सिंह वाद। इस वाद में भी फिर से यही सवाल उठ करके सामने आ गया कि भाई जो अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 368 है ये दोनों एक दूसरे के अंतर्गत ही हैं या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। बार बार ये सवाल इसीलिए आ रहा था कि 9वीं अनुसूची हमेशा सामने आ जा रही थी और 9वीं अनुसूची में ये बात जब शामिल कर दी गई कि भाई कोई भी कानून यदि हम इस अनुसूची में डाल देंगे तो फिर जुडिशियल रिव्यू का कोई चक्कर पड़ेगा ही नहीं, है ना। और इससे कुछ लोगों का जो मौलिक अधिकार था उसका हनन प्रतीत हो रहा था, है ना। इसी को लेकर के उठा पटक की स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्लियर? आगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, इस जादू के कंटेक्स्ट में, 9वीं अनुसूची के जादू के कंटेक्स्ट में इस पर नियंत्रण से संबंधित क्या प्रावधान आखिर किए गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके इसको समझते हैं। तो इस वाले मामले में भी, सज्जन सिंह वाद वाले में भी यही बात यथावत रही, इसमें भी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। आगे गोलकनाथ वाद एक आता है वर्ष 1967 में। देखो इन सब का वर्ष भी ध्यान रखना है ना। कई बार परीक्षा में, प्री एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में और आईएएस के प्री एग्जाम में इनके विषय के आधार पर सवाल पूछ लिया जाता है कि आखिर किस विषय को लेकर करके यह केस आया था, और साथ ही यह भी पूछ लिया जाता है कि भाई क्रम से बता दीजिए कि कौन सा वाद पहले हुआ था, कौन सा वाद बाद में आया था। इसलिए मैं सभी का ईस्वी भी बता दे रहा हूं ताकि कभी आपको कंफ्यूजन न रहे, और जो विषय है वो तो अभी हम लोग चर्चा एक एक करके कर ही रहे हैं। तो 1967 में गोलकनाथ वाद आया था और इस वाद में यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 368 है ना, जो कि पहले भी तर्क दिया गया था। लेकिन इस वाले मामले में गोलकनाथ वाद में
11 जजों की खंडपीठ बैठी थी, है ना। 11 जजों की खंडपीठ बैठी थी और इसमें 6-5 के रेशियो से यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 13 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 368 है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर एक मामला ट्विस्ट करता हुआ दिख रहा है कि अब इसमें क्या किया जाए। क्लियर? चलिए अब हम इसको आगे और समझते हैं। इस बीच केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित वाद रहा है ना। इसकी चर्चा इस पूरे मामले में करना बेहद जरूरी है। इसमें यह कहा गया, पहले तो यह समझ लीजिए कि यह वाद कब का है, तो वर्ष 1973 का है, ठीक है ना। और इस वाद में यह कहा गया कि भाई संसद जो है वह भारतीय संविधान में कोई भी स्तर पर संशोधन कर सकती है, इसमें हम कुछ भी इफ बट करने वाले नहीं हैं, आप आराम से संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा भी होता है ना। आधारभूत ढांचा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। और यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो अवधारणा है, पहली बार इसी वाद में लाई गई, ठीक है। और यह जो वाद था, इसमें 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी, 13 जजों की खंडपीठ। बात समझ में आ रही है? उससे पहले 11 जजों की खंडपीठ बैठी थी, है ना। इस वाले मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद वाले मामले में गोरखनाथ में जो निर्णय लिया गया था उसको भी इसमें शामिल किया गया था। इसलिए उस कंटेक्स्ट में 11 जजों से ज्यादा जजों की खंडपीठ इसमें बैठी थी और इसमें ये जो सिद्धांत है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ये इसमें लाया गया कि भाई संसद को तो ठीक है, आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, इवन कि आप प्रस्तावना में भी, प्रीएम्बल में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि आधारभूत ढांचे में संशोधन न हो, ठीक है। और आधारभूत ढांचे में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से तत्व आएंगे, ये हम समय समय पर बताएंगे, है ना। अभी हम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे कि भाई कौन सा आएगा, नहीं आएगा, ये हम समय समय पर हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। ये चीजें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी आधारभूत ढांचे को लेकर करके आगे का जो इशू है, यह इशू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि इसके बाद मिनर्वा मिल वाद 1980 का एक आया, ठीक है। इस वाद में यह कहा गया कि जो संसद है वह संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन की सीमित शक्ति ही संसद के पास है ना। और यह जो है आधारभूत ढांचे के ही अंतर्गत यह आता है। ये किस में कहा गया, तो मिनर्वा मिल वाद 1980 में ये बात कही, ठीक है, कि भाई संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी एक सीमित शक्ति है और यह जो शक्ति है वह भी आधारभूत ढांचे के ही अंतर्गत आती है। इसके बाद वामन राव वाद वर्ष 1981 में आया, ठीक है ना। और इस वाद में यह कहा गया कि जो न्यायिक समीक्षा है ना, न्यायिक समीक्षा यह भी जो है आधारभूत ढांचे के ही अंतर्गत आती है ना। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी विषय रहे हैं, उन विषयों पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उन विषयों पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ही इस संदर्भ में निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती का केस में, ठीक है। तो इस तिथि के बाद जो भी विषय आते हैं उनके अगेंस्ट में न्यायिक समीक्षा जो है की जा सकती है, ये बात इसमें
कहा गया, किसमें? तो वामन राववाद वाले मामले में। अब देखो एक चीज और यहाँ पर समझना है कि इसके बाद आई.आर. कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद आया वर्ष 2007 में, है ना। इसकी चर्चा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जिस तरीके से चीजें चली हैं उसको हमने क्रमबद्ध देखा है। यहाँ पर चीजें आपको और अच्छे से समझनी है। जो ये वाद है, यह वाद इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु राज्य ने 69% रिजर्वेशन दे रखा था, है ना। जबकि हमने शुरू में ही चर्चा किया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई 50% से अधिक आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु राज्य ने 69% 69% आरक्षण दिया था और जो आरक्षण का वह अधिनियम था उसे शामिल कर दिया था 9वीं अनुसूची में। बात समझ आ रही है? 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया था। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर यह केस सामने आया और इस केस की सुनवाई 9 जजों की खंडपीठ ने की, है ना। 9 जजों की खंडपीठ के द्वारा सुनवाई, और उस सुनवाई में यह कहा गया कि यह जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको यदि एक बॉक्स बना दूं और यहां पर मैं लिख दूं 9th अनुसूची, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई इस बक्से में जो भी कानून है, ठीक है, इस कानून के अगेंस्ट में न्यायिक समीक्षा हम इस आधार पर बेशक नहीं कर सकते कि भाई वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, है ना। हम इस आधार पर तो न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे कि ठीक है ये मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो हमें न्यायिक समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन हम इस आधार पर इसमें शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा निश्चित तौर पर कर सकते हैं यदि वो आधारभूत ढांचे के, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। इसको आपको ध्यान से समझना है कि भाई इस बॉक्स में शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा हम इस आधार पर भले न करें कि भाई फंडामेंटल राइट को वो, मौलिक अधिकार को वो वायलेट कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पर हम न्यायिक समीक्षा निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि यदि वो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। यह एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इस कंटेक्स्ट में जो तमिलनाडु आई.आर. कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद के माध्यम से जो तमिलनाडु सरकार ने अधिनियम बना करके और इस पेटी में डाल दिया था, इस बॉक्स में डाल दिया था, उसके अगेंस्ट में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ना, इस निर्णय के आधार पर। लेकिन अभी ये स्थिति यही है कि अभी तक एज सच कोई खंडपीठ फिर बनी ही नहीं है, बैठाई ही नहीं गई है कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सके, है ना। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा जो मामला, पूरी की पूरी जो कहानी है 9वीं अनुसूची के कंटेक्स्ट में। 9वीं अनुसूची का जादू इस तरीके से चल रहा है ना। कैसे इससे संदर्भित मामला शुरू हुआ, कैसे इसको लेकर करके खींचतान शुरू हुआ, मौलिक अधिकार का हवाला दिया गया, एक तरफ सरकार के द्वारा आर्थिक समानता की बातचीत की गई, है ना, और एक टसल यहाँ पर देखा गया अलग अलग मामलों में। न्यायिक समीक्षा को लेकर करके फिर क्या स्थितियां देखी गई, और वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में स्थिति यही है कि अभी तक एज सच 9th शेड्यूल में कोई भी यदि कानून डाला गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की गई है। व्यवहारिक स्तर पर यही बात है ना। हालांकि जो इस वाद में 2007 वाले वाद में जजों की जो खंडपीठ है उसने क्या कहा वो हमने जिक्र कर लिया। वर्तमान स्थिति यही है कि जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार चाहती है कि इस कानून को, आरक्षण से संबंधित कानून को 9th अनुसूची में
लाया जाए, है ना। और इसके लिए झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि हम इसके लिए केंद्र सरकार के पास जाएँगे और हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि भाई इसके लिए आप संशोधन अधिनियम लाएँ, संविधान में संशोधन कीजिए और उसको जो है 9th शेड्यूल में लाइए, क्योंकि वो संसदीय संशोधन अधिनियम के ही माध्यम से ये किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी देखने को मिल रही हैं और इसी के कारण 9वीं अनुसूची अपने आप में बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को लेकर के यहाँ पर अलग-अलग स्तरों पर, अलग-अलग मामलों में खींचतान की स्थिति देखी गई है ना? तो चलिए इस चर्चा के आधार पर जो एक सवाल बन सकता है, उस सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल क्या है? भारतीय संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची की विशेषताओं को दर्शाइए। साथ ही हालिया उदाहरणों के साथ इस अनुसूची के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। बहुत ही स्पष्ट सा सवाल है। पहले खंड में ये बता देना है कि भाई 9वीं अनुसूची जो शामिल की गई है इसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसकी शुरुआत कैसे-कैसे हुई, क्या हुई और इसमें क्या बातें कही गई हैं, ये आपको बता देना है। दूसरे खंड में आपको ये बता देना है कि हालिया कुछ उदाहरण जो कि मैंने ज़िक्र किया, उनका हवाला देते हुए और इसके बारे में बता देना है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। आज की चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ किसी और दिन फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।